क्लास आज हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और कैश फ्लो को आज एंड करेंगे। तो आप लोगों को होमवर्क दिया था मैंने, उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो आज बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जिनको मैं बनाने वाला हूं। तो एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस को समझना। आज लगभग क्लास 7-8 क्वेश्चन बनाएंगे, छोटे बड़े क्वेश्चन सब मिलाकर। तो अच्छे से समझना जरा। एक क्वेश्चन 37 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो मेरे पास है। यानी कि जहां जहां अलग अलग पॉइंट मिले, जहां डिफरेंट पॉइंट मिले, कुछ अलग नया सीखने को मिलेगा आपको, उन सारे पॉइंट्स को मैंने लिस्ट बना लिया है। और एक एक करके सब क्वेश्चंस को समझते हैं अभी। XYZ provided the following information, calculate net cash flow from financing activity। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालना है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम आते हैं एडिशनल पॉइंट पे। तो एडिशनल पॉइंट में सबसे पहले लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। बच्चों देखो, डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पेड किया वो दो जगह जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस होगा और फाइनेंसिंग से माइनस होगा। नेक्स्ट है डिविडेंड पेड। जो डिविडेंड पेड है वो भी क्लास क्या होता है, ऑपरेटिंग में प्लस होता है प्रपोज डिविडेंड के नाम से, और फाइनेंसिंग से क्या होता है क्लास, माइनस। आप ध्यान रखना, डिविडेंड पेड जो है वो फाइनेंसिंग से माइनस होगा और ऑपरेटिंग में क्या होगा क्लास, प्लस होगा। फाइनेंसिंग से माइनस और ऑपरेटिंग में प्लस। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ईयर XYZ लिमिटेड इशू करती है बोनस शेयर। अब ध्यान रखना क्लास, बोनस शेयर वो शेयर होता है जो फ्री में इशू किया जाता है। बोनस शेयर वो शेयर है जो फ्री में इशू होता है, उसको हम लोग क्लास क्या क्या बोलते हैं, बोनस शेयर। इन द रेशियो ऑफ 5:1 बाई कैपिटलाइजिंग द रिजर्व। यानी कि रिजर्व में से पैसा निकाल के पब्लिक को फ्री में शेयर इशू करेंगे। अब 5:1 का मतलब क्या क्लास, क्या होता है कि जिसके पास 5 शेयर्स हैं उसको एक शेयर जो है हम फ्री में देंगे। यानी कि जिस शेयर होल्डर के पास, जिस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास 5 शेयर्स हैं, हम उनको फ्री में शेयर्स देंगे। अच्छा एक बात बताओ, शेयर कैपिटल पहले कितने का था, 10 लाख का, अब कितना हो गया, 12 लाख। समझ रहे हो बात को, शेयर था 10 लाख का, अब हो गया 12 लाख। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, फाइनेंसिंग में लिखते हो इश्यू ऑफ शेयर 2 लाख प्लस। लेकिन इस क्वेश्चन में आप फाइनेंसिंग में इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं लिखोगे। इस क्वेश्चन में क्लास आप फाइनेंसिंग में इश्यू ऑफ शेयर नहीं लिखोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लास पहले थे कितने क्लास, 10 लाख। हर 5 को एक देंगे तो डिवाइड बाई 5। हर 5 को एक दोगे तो कितने शेयर्स क्लास हो गए, ये 2 लाख। हर 5 को 1 लाख, मतलब हर जो 5 शेयर है उसको एक शेयर दोगे तो 10 लाख को कितने शेयर्स दोगे क्लास, 10 लाख को दोगे 2 लाख शेयर्स। तब भी ये 10 से क्या हो गया 12। यानी कि ये जो 2 लाख एक्स्ट्रा शेयर इश्यू हुआ है ये कैश में नहीं हुआ है, ये फ्री में हुआ है। तो यहां से आपको एक बात और सीखने को मिली कि जब शेयर्स फ्री में इश्यू होता है और बदले में पैसा नहीं आता, या डिबेंचर फ्री में इश्यू होता है बदले में पैसा नहीं आता, कोई मशीन आती है, इसे कहते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो उसको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि इससे कोई भी पैसा ना आया है और ना ही इससे कोई पैसा गया है। देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश, और जहां पे कैश का नो फ्लो है उसको क्लास हम यहाँ पे फाइनेंसिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये जो 2 लाख का शेयर इशू हुआ है वो बोनस शेयर है, वो फ्री का शेयर है। 5 को 1 देंगे, 10 को 2 देंगे, तो 10 लाख को 2 लाख देंगे, सिंपल। तो 10 लाख को 2 लाख शेयर फ्री में दिया, जिसकी वजह से शेयर्स जो है वो 10 से क्या हो गए 12 लाख। यानी कि कोई भी कैश का इसमें फ्लो नहीं है। चलो अगला देखते हैं जरा यहाँ पे। इसमें ये सारे पॉइंट्स तो हमने कर ही लिए, बस खत्म। बाकी डिबेंचर है, तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट तो ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना है। तो बस डिबेंचर पहले 1 लाख का था, अब कितने का हो गया 2 लाख, इशू ऑफ डिबेंचर इतने लिखना है। चलो 37 क्वेश्चन को फटाफट जरा सॉल्व कर दो। 4-5 लाइन का है, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है, जल्दी से क्लास सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व। तो हेडिंग डालो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। चलो अब जरा हम चेक करते हैं। सबसे पहला लिखा है
इशू ऑफ डिबेंचर्स, शेयर्स तो आएगा नहीं, मैंने बता दिया आपको। तो डिबेंचर कितने का इशू हुआ है क्लास? 1 लाख का। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 19,000, डिविडेंड पेड 50,000। बस यही दो चीज थी, और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। आंसर चेक करना क्लास, आ रहा है क्या? एक और फटाफट चेक करो, आंसर चेक करके बताओ। 29,000 आ रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, 1 लाख में से घटाएंगे 50,000 और 19,000, 31 प्लस का आ रहा है, तो लिखेंगे, आंसर चेक करके बताओ। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 31,000 करेक्ट है? बताओ जरा क्लास। 31 करेक्ट है, ओके ठीक है। तो ये 37 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, जहां पे क्लास हम लोगों ने फाइनेंसिंग किया है, ओके। जरा अब आ जाओ 34 क्वेश्चन पे। आज ही क्लास का एक बड़ा क्वेश्चन 34 भी है, इसे उम्मीद है लिख लिया होगा आपने, हटा रहा हूं मैं इसको। 34 पे आओ, कम टू 34। 34 क्वेश्चन पे आ जाओ, 34 क्वेश्चन पे क्लास, क्वेश्चन में 34 आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्सिल लिमिटेड, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हमें कैश फ्लो निकालना है किस एक्टिविटी का? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो ये सारी की सारी चीजें हैं क्लास, हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है, और कुछ नया आपको इसमें सीखने को मिलेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ठीक है? तो ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल पे। तो पहले था 4 लाख, अब हो गया 5,25,000, यानी कि 1,25,000 का शेयर जो है वो आपने इशू कर दिया। पहले 4 लाख था इक्विटी शेयर कैपिटल, अब आपका 5,25 हो गया, तो शेयर कितना इशू किया है क्लास? 1,25,000 का शेयर आपने इशू किया है, ठीक है। अगला क्लास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 5,50 से 4 रिडम्पशन हो गया। प्रेफरेंस शेयर 1.5 लाख का आपने लौटा दिया, यानी कि प्रेफरेंस शेयर क्या हो गया? रिडीम। बच्चों रिडम्पशन का मतलब होता है डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटाना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी उनका पैसा लौटाना। बच्चों ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से आगे, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आगे जो है 10% लिखा है, ये 10% होता है डिविडेंड। क्या होता है क्लास? डिविडेंड या रेट ऑफ डिविडेंड। यानी कि 10% का जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर्स पे हम लोग पे कर देंगे, 10% का डिविडेंड। अगला क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। मैंने आपसे कहा था कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर है तो वो फाइनेंसिंग में प्लस होगा और वो बढ़ रहा होगा, ठीक है। 1 लाख से 2,25,000, तो कितना कितना एसपीआर है क्लास? 1,25,000 एसपीआर है एक्स्ट्रा, एक सॉरी 1,25,000 का एसपीआर है, फाइनेंसिंग में प्लस होगा, ठीक है। बच्चों डिबेंचर्स के आगे जो ये रेट लिखा रहता है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ब्याज देना ही देना है, डिस्चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो 3 लाख से 4 लाख हो गया, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर 1 लाख हो गया। यहां तक तो बात समझ आ गई, ये चीजें हम लोगों की क्लियर हो गई। तो 34 क्वेश्चन को ना एक काम करते हैं, इतना पोर्शन पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्यूशन, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये अमाउंट है, ये है पर्टिकुलर्स। सबसे पहला क्लास हम लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 1,25,000। अगला है क्लास यहां पे प्रेफरेंशियस रिडम्पशन हो रहा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स
रिडीम जो हो रहा है वो माइनस करेंगे 1.5 लाख, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो कितने का है क्लास, 1,25,000। इशू ऑफ डिबेंचर 1 लाख, इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख। तो ये हमने सारे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, मेजोरिटी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कराते हैं, तो आप ध्यान समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी कुछ सीखने को इस क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो ये तो क्लास यहां तक हमने चीजें कर ली, जो जो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये हमने सारी चीज निपटा दी। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना एडिशनल पॉइंट पे। इक्विटी शेयर इशू कब हुआ है, 31 मार्च 20 को, और इंटरिम डिविडेंड भी पे कर दिया इक्विटी शेयर पे 15%। तो अगर 31 मार्च 2020 को इक्विटी शेयर इशू हुआ है, तो जो 15% का डिविडेंड जाएगा वो क्लास जाएगा ओपनिंग पे, यानी कि 4 लाख पे। तो 15% अगर आप 4 लाख का निकालोगे तो डिविडेंड पेड आएगा 60,000। डिविडेंड पेड जो आएगा वो आएगा 4 लाख का 15%, जो कि कितना बनेगा 60,000, और डिविडेंड पेड जो होगा वो माइनस होगा, क्योंकि पैसा जाता है आउटफ्लो। तो अगर एंड की डेट दी है तो बिगिनिंग में आपने क्या लगा दिया क्लास, यहां पे डिविडेंड लगा दिया। एक क्वेश्चन का आंसर आप सब मुझे दोगे, इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड पहले दिया जाता है या प्रेफरेंस शेयर्स को पहले दिया जाता है? डिविडेंड किसको पहले दिया जाता है, इक्विटी और प्रेफरेंस? आंसर क्लास आ रहा है यहां पे, बहुत सारे बच्चे सही बता रहे हैं। डिविडेंड यस्मिका इक्विटी नहीं दिया जाता है, प्रेफरेंस को पहले दिया जाता है। यार नाम तो सुनो, प्रेफरेंस का मतलब ही क्या है, जिसकी पहले प्रायोरिटी है उसको बोलते हैं प्रेफरेंस। तो डिविडेंड सबसे पहले प्रेफरेंस को दिया जाता है, अगर बचता है तो इक्विटी को दिया जाता है। नो इश्यू, मैंने थ्योरी कराई नहीं है अभी, जब मैं थ्योरी कराऊंगा ना आपको, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा कंपनी अकाउंट के अंदर। अभी थ्योरी कराई नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती आप कर सकते हो, बट मैं आपको बता दे रहा हूं, आप थोड़ा सा सुधार लो अपनी मिस्टेक, कि जो डिविडेंड है वो सबसे पहले दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। बचता है अगर तो इक्विटी वालों को, ज्यादा बचेगा ज्यादा बटेगा, कम बचेगा कम बटेगा, नहीं बचेगा तो नहीं बटेगा, यानी कि पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे दिया जाएगा उसके बाद, ठीक है। स्मृति ओपनिंग इसलिए, आप खुद सोचो, मेरी बात समझना जरा, ठीक है। ये जो इक्विटी शेयर इश्यू हुआ है वो 31 मार्च 20 को इश्यू हुआ है, तो इनको आप डिविडेंड दे दोगे? आप मुझे एक बात बताओ, आपने एक रेंट पे मकान लिया, ठीक है, वो मकान लिया मान लो दिसंबर में, आपने रेंट पे एक मकान किराए पे लिया दिसंबर में, दिसंबर 31 तारीख को लिया, तो मुझे बताना स्मृति कि आप दिसंबर महीने का किराया दोगे मकान मालिक को? दिसंबर 31 को आपने क्या किया, एक मकान लिया, तो क्या दिसंबर का किराया आप दोगे? नहीं ना। तो उसी तरीके से क्लास, ये डिबेंचर जो एक्स्ट्रा इश्यू हुआ है ना, 1/25 का, वो साल के एंड में हुआ है, तो हम इस साल थोड़ी देंगे उसको, एंड में इश्यू किया, इसको अगले साल मिलेगा। इसीलिए शुरू में जो था 4 लाख, हम उस पे डिविडेंड पे कर रहे हैं, ओके। अब मेरी बात समझना आगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहले डिविडेंड किसको दिया जाता है, इक्विटी वालों को या प्रेफरेंस? तो आपने बोला सर पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी वाले को। अगर क्वेश्चन इक्विटी वाले को डिविडेंड दे रहा है, इसका मतलब प्रेफरेंस वालों को भी क्वेश्चन ने डिविडेंड दे ही दिया होगा। जैसे कोई बच्चा अगर 12वीं पास है तो इसकी गारंटी है कि वो 10वीं पास भी होगा। तो अगर इक्विटी वालों को दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रेफरेंस वालों को भी इन्होंने दे ही दिया होगा। तो प्रेफरेंस शेयर जो ये 10% है, इस पे भी क्लास हम ओपनिंग पे 55,000 यानी कि 5,50,000 का 10% डिविडेंड पे कर देंगे। तो आप लिखोगे डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, 5,50,000 का 10% 55,000, ठीक है। ये 5,50,000 का 10% 55,000, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स। देखो अगर किसी क्वेश्चन में कहता है कि इक्विटी वालों को दे दिया, तो पक्की बात है प्रेफरेंस वालों को भी दे ही दिया होगा। विदाउट प्रेफरेंस दिए तो तुम इक्विटी को भी नहीं दे सकते, ठीक है।
ऋतिक क्या समझ नहीं आया डिविडेंड में, जरा मुझे बताओ। डिविडेंड पेड में समस्या क्या है? डिविडेंड पेड तो हम कैलकुलेट करेंगे ना ओपनिंग बैलेंस पे। देखो जो भी ओपनिंग बैलेंस है आपका उस पे आपने डिविडेंड लगाना है। तो ओपनिंग 4 लाख, 4 लाख का 15% 60,000, 5,50,000 का अगला जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो 10% है, वो आ गया 55,000। सिंपल ही तो है, क्या दिक्कत है इसमें? ओपनिंग पर कैसे, अच्छा वो समझ नहीं आया तो मैं बोलता रहूं भाई, मेरी बात सुनो। ये साल के शुरू में तुम्हारे पास कर्जा था 4 लाख का, बात का समझना। साल के शुरू में तुम्हारे पास कर्जा था 4 लाख का, तुमने इस साल के एंड में 1,25,000 का कर्जा और ले लिया, तो तुम मुझे बताओ तुम ब्याज 5.25 पे दोगे या 4 पे दोगे? बताओ जरा ऋतिक, जरा फटाफट बताओ। शुरू में तुम्हारे पास कर्जा था 4 लाख रुपए का, साल के एंड में तुमने 1.25 का और ले लिया, तो तुम 4 लाख पे ब्याज भरोगे या 5.25 पे? 4 लाख पे भरोगे ना, तो भाई इसीलिए तो ओपनिंग पे लगा रहे हैं 4 लाख पे, क्योंकि ये जो एडिशनल इशू हुआ है ना शेयर, वो 31 मार्च 20 को हुआ है। लाइन तो पढ़ो। एडिशनल शेयर जो इशू हुआ है वो 31 मार्च 20 को हुआ है, इसीलिए मैं ओपनिंग पे कैलकुलेट कर रहा हूं। ओके, सेम प्रेफरेंस शेयर्स का भी है। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कब हो रहे हैं? 31 मार्च 20 को। तो भाई साल भर तो तुमने पैसा रख ही लिया, तो तुमको ओपनिंग वाले पे ब्याज देना पड़ेगा 5.50 पे, मतलब डिविडेंड देना पड़ेगा वो भी। अब अगला पॉइंट चेक करो क्लास, क्या लिखा है अगला पॉइंट, सब लोग चेक करो क्या लिखा है, चेक करो। लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहा है, ठीक है, लेकिन 5% प्रीमियम पे, प्रीमियम पेड वॉज डेबिट स्टेटमेंट ऑफ पेंडल। बच्चों सुनो मेरी बात को, प्रीमियम तो जाएगा ही पेंडल में। प्रीमियम क्या होता है? यानी कि लौटाते वक्त इन्होंने 5% एक्स्ट्रा लौटाया है। मुझे सिर्फ इतना बताओ क्लास कि प्रेफरेंस शेयर शुरू में कितना था, यहां पे चेक करो। प्रेफरेंस शेयर शुरू में कितना था? 5.50, एंड में कितना हो गया? 4 लाख। तो कितने रुपए लौटा दिए? 1.5 लाख। लेकिन 5% प्रीमियम पे बच्चों, 1.5 लाख का 5% कितना बनता है? 7,500। तो लौटाते वक्त आपने कितना पे कर दिया होगा? 1,57,500। 1.5 लाख तुम्हारा अमाउंट था, तुमको 5% फालतू में पे किया है, मतलब तुम्हारा अमाउंट पे तुमको 5% ज्यादा पे किया है। तो 1.5 लाख का 5% है 7,500, तो लौटाते वक्त तुमने कितना पे कर दिया? 1,57,500 रुपए। लौटाते वक्त 1,57,500 रुपए पे कर दिया, तो 1.5 लाख तो आपने यहाँ माइनस कर ही दिया है, यहां से और घटा दो 7,500। और यह प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन करते वक्त जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट प्रीमियम भरा है ये वो है, ठीक है। और इसे ऑपरेटिंग में प्लस भी करेंगे, अगर हम पूरा कैश फ्लो बनाते तो हम इसको ऑपरेटिंग में प्लस जरूर करते। अच्छा, अब डिबेंचर पे बच्चों बताओ, सब लोग जरा मुझे बताओ ये लाइन पढ़ के, डिबेंचर पे ओपनिंग पे लगा इंटरेस्ट या क्लोजिंग पे? 1 लाख का डिबेंचर साल के एंड में इश्यू हुआ है, तो बोलो डिबेंचर पे इंटरेस्ट ओपनिंग पे लगेगा या क्लोजिंग पे? कम ऑन बताओ। हर किसी का आंसर सही है क्लास, ओपनिंग पे लगेगा, ठीक है, क्योंकि क्लास एंड में काम हो रहा है तो ओपनिंग पे। इस चीज को समझ लो अच्छे से एक बार कॉपी में लिख के, कि भैया साल के शुरू में तुम पे 3 लाख कर्जा था और एंड में 4 लाख है, तो पर 1 लाख का तुमने साल के एंड में लिया है, तो तुम उस 1 लाख पे थोड़ी ब्याज दोगे, तुम पूरे 3 लाख पे दोगे। 3 लाख का 12% कितना बनता है? 36,000। 3 लाख का 12% 36,000। यहाँ लिखो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर होल्डर। जरा क्लास आप इसका आंसर निकाल के देखो ठीक भी आ रहा है कि नहीं। 60,000 घटा दो, 55,000 घटा दो, 7,500 घटा दो और 36,000 घटा दो, आंसर आ रहा है 41,500। तो मेरे हिसाब से सही है, आप चेक कर लेना। नेट कैश प्लस में आ रहा है ना, फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये 34 क्वेश्चन हो गया हमारा डन। ओके, चलो अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं क्लास। 34 तो हो गया, अब आ जाओ इसके पहले क्वेश्चन पे, सब लोग क्लास के पहले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। ये वाला क्वेश्चन हमारा डन हो गया, ठीक है। प्रीमियम देखो सुनो, प्रीमियम ऑपरेटिंग में भी प्लस होगा, ये जो प्रीमियम यहाँ पे माइनस हुआ है ना, ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा। प्रीमियम पेड पेड जो है वो ऑपरेटिंग में भी प्लस होगा। ओके, चलो पहला क्वेश्चन, जरा आप सब लोग आ जाओ। अब कुछ आसान आसान से क्वेश्चन बचे हैं, बेसिक क्वेश्चन, थ्योरी वाले क्वेश्चन। आ जाओ फटाफट, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, जितने मैंने करा उतना भी कर लोगे ना तब भी पक्के हैं 8 नंबर। अब एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, 1 1 मार्क वाले क्वेश्चन भी। चलो फटाफट आ जाओ।
मैं आपको पूरा कैश फ्लो करा चुका हूं और अब आपको पहचानना है कि कौन सी चीज है इसमें जो ऑपरेटिंग में आती है, कौन सी चीज इन्वेस्टिंग में आएगी और कौन सी चीज आएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट इन दोनों से रिलेटेड हर चीज, फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट इन दोनों से रिलेटेड हर चीज जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा। फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट इन दोनों से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। जबकि शेयर, लोन और डिबेंचर, शेयर कैपिटल, लोन और डिबेंचर जो है उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं क्लास, वो सारी की सारी चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। आगे क्लास बात समझ, शेयर है, लोन है, डिबेंचर, इनसे रिलेटेड हर चीज फाइनेंसिंग में। और जो इन दोनों में नहीं आया, जो इन दोनों में क्लास नहीं आया, वो चीज कहां पे क्लास आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। जो इन दोनों में नहीं आया तो वो कहां पे क्लास आएगा? वो आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। क्लियर है यहां तक? ऑपरेटिंग में दिव्यांशु प्लस होगा जब आप ऊपर वाला जो मतलब कि जो जहां पे डेप्रिसिएशन वगैरह लिखते हो ना, वहां प्लस कर देना, उसी लाइन के अंदर ही। चलो बताओ जरा मुझे, कैश सेल ऑफ गुड्स, तो ये ना ही इन्वेस्टिंग में आता है ना ही फाइनेंसिंग में, तो कैश सेल ऑफ गुड्स कहां पे आएगा? ऑपरेटिंग में। सामान बेचा, सामान खरीदा, सर्विस दिया, सर्विस लिया, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। सामान बेचा, सामान खरीदा, सर्विस दिया, सर्विस लिया, क्योंकि ये फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में नहीं आता है क्लास, तो ये कहां पे आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। पेटेंट परचेज, बच्चों देखो, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, राइट ऑफ होता है तो ऑपरेटिंग में आएगा, परचेज होता है तो इन्वेस्टिंग में आएगा। एक नंबर का क्वेश्चन क्लास कई बार पूछ लिया जाता है इस टॉपिक से, तो आप ध्यान रखना। मार्केटेबल सिक्योरिटी कहां पे आता है बताओ? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। मार्केटेबल सिक्योरिटी कहां पे आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। सीएनसी करेक्ट है। सौम्या, ऋतिक, स्मृति, आप सबका सही है, ठीक है। दिव्यांशु सही है। बच्चों ये मत, जी बताओ फटाफट, जी वाला पॉइंट बताओ। बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पे आता है? कम ऑन, इसमें गलती मत करना, इसमें चेंजेस आया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पे आता है? फाइनेंसिंग में। वेरी गुड रानी, करेक्ट है, फाइनेंसिंग में आएगा। करेक्ट, सबका लक्ष्य बहुत बढ़िया, फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। करेक्ट मानसी, प्रवेश, कीर्ति, सबका सही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सचिन ठीक है आपका भी। अब बताओ जरा, ये क्लास फाइनेंसिंग के अंदर अगर बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर तो अभी बताया था क्लास कहां पे? फाइनेंसिंग में, एफए। अच्छा ये मुझे बताओ सब लोग जरा, आई वाला पॉइंट ये देखते हैं कौन से बताता है। गलती करेंगे बच्चे, देखता हूं कौन गलती करेगा। बताओ जरा, परचेज ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ शेयर्स, स्मृति, रानी, कोमल, कोमल सही है, ठीक है। भाई मेरी बात सुनो, गलती कर रहे हैं राहुल, गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो राहुल। ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग तो बिल्कुल नहीं आएगा भाई। ऑपरेटिंग क्यों बोल रहे हो यार? पर ऑपरेटिंग कैसे आ जाएगा? मेरी बात सुनो, तुम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे तो ये तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट है ना। तुम किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदोगे तो ये तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट है। भैया इशू ऑफ शेयर अलग चीज होती है, इशू ऑफ शेयर अलग होता है बच्चों। इशू ऑफ शेयर अलग है और शेयर खरीदना अलग है। इशू कंपनी करती है, खरीदते इन्वेस्टर हैं। तो इशू ऑफ शेयर जो है वो किस एक्टिविटी में आएगा? फाइनेंसिंग में। लेकिन परचेज ऑफ शेयर, तुमने शेयर को खरीदा है। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा तो भैया वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो जाहिर सी बात है ये किस एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, तो लोन तो फाइनेंसिंग में आता है। कमीशन रिसीव ये कहीं नहीं आता, तो क्लास ऑपरेटिंग में आएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपको पता है फाइनेंसिंग में आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अच्छा सुनो एक बच्चे मेरी बात सुनो, आप लोग अक्सर ये गलती कर देते हो क्लास कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है, आप कहते हो सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो ऑपरेटिंग में प्लस होता है और फाइनेंसिंग में माइनस होता है, तो क्या हम इसको ऑपरेटिंग का लिख सकते हैं? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं लिख सकते। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है क्लास? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि क्लास शेयर, डिबेंचर, लोन ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इनकम टैक्स पेड, अगर आप इनकम टैक्स पेड करते हो तो आपको पता है कि इनकम टैक्स तो ऑपरेटिंग में जाता है। इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ असेट, भैया मैं बता दूं आपको, जब आप कोई असेट फायदे में बेचते हो
तो भैया उस गेन पे आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं क्लास कैपिटल गेन टैक्स, और उसी को बोलते हैं इनकम टैक्स ऑन गेन ऑन सेल ऑफ असेट। तो सेल ऑफ असेट इन्वेस्टिंग में आता है, इसीलिए उसका जो गेन है वो भी इन्वेस्टिंग में आएगा। डेटर से पैसा मिले चाहे क्रेडिटर को पेमेंट करो, ये कहीं नहीं आता, ना इन्वेस्टिंग ना फाइनेंसिंग। तो कहाँ पे क्लास आएगा? ये आएगा ऑपरेटिंग के अंदर। आगे क्लास बात समझ। तो ये चीजें क्लास इस तरीके से आपने करनी है। सेकंड क्वेश्चन जो है उस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन तो हो गया, नहीं सेकंड नहीं क्लास, पहले थर्ड पे आते हैं। थर्ड तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थर्ड क्लास बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। आपको बस इतना बताना है कि पैसा आएगा या पैसा जाएगा या कोई भी फ्लो नहीं होगा। कम ऑन फटाफट, सिर्फ इतना बताना है, पैसा आएगा जाएगा या कोई भी फ्लो नहीं होगा। तो पहला जो पॉइंट है इसमें लिखा है 1 लाख की चीज को, बच्चों जरा मुझे आंसर बताओ, 1 लाख की चीज को 10,000 के फायदे में बेच दिया। बोलो पैसा आएगा या इन और आउट? बस यू हैव टू राइट ओनली इन और आउट, ठीक है। तो भैया इन होगा ये, चलो सबका सही है, वेरी गुड। भाई पैसा आएगा। चलो अगला बताओ जरा मुझे। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर ये 1 लाख जो है ये 10 के घाटे में ना, सॉरी 10 के फायदे में ना बेच के 10,000 के घाटे में अगर ये बेचा होता, 10,000 के घाटे में बेचा होता, तो इन होता या आउट होता? फटाफट फटाफट। तो ये इन होता कि आउट होता? अब देखो यहां फंस गए बहुत सारे बच्चे। सबसे पहले नेहा का गलत है, आस्था का गलत है, ठीक है, सौम्या आपका भी गलत है, नो फ्लो गलत बोल रहे हो, सत्यजीत गलत है, ठीक है। देखो कितने बच्चे जो है गलत बोल रहे हैं। अनीश गलत है, सही वालों का नाम ले, मैं गलत वालों का नाम पहले लेता हूं क्योंकि तुम दिमाग नहीं लगाते। समझ रहे हो बात को? तुम दिमाग नहीं लगाते। निशांत गलत है आपका, ठीक है। हर्षवर्धन बिल्कुल गलत है, ठीक है। यार एक मुझे बात बताओ, तुम अगर इसे घाटे में बेच देते तब भी तो 90,000 आता ना। फायदे में बेचोगे तो पैसा आएगा, घाटे में बेचोगे तो क्या जाएगा? ये बताना जरा। घाटे में बेचो चाहे कैसे ही बेचो, पैसा तो आएगा ही आएगा। फायदे में बेचा तो भी पैसा आया, अब घाटे में बेचते तो भी तो पैसा आएगा भाई। तो कैसे कह रहे हो पैसा जाएगा? कई सारे बच्चे आउट बोल रहे हैं। अरे भाई घाटे में बेचो चाहे फायदे में बेचो, पैसा तो आ ही रहा है। तो यहाँ पे लिखा है फायदे में बेचेंगे तो पैसा आएगा, अरे घाटे में बेचोगे तो भी पैसा आएगा, बेचने से पैसा आता है। अगला क्या? सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश। आपने सामान बेचा तो पैसा आएगा, आएगा तो क्या लिखोगे क्लास? इन। परचेज ऑफ मशीनरी तो ये आउट, पैसा जाएगा। लैंड बिल्डिंग खरीदा और बदले में डिबेंचर दे दिया, मुझे बताओ फटाफट। मतलब हमने अपनी कंपनी के डिबेंचर दे दिया और बदले में जमीन खरीद ली, मतलब बिल्डिंग खरीद लिया। तो बोलो इनफ्लो आउटफ्लो या नो फ्लो? कम ऑन। अब इसका आंसर सब लोग सही बता रहे हो, वेरी गुड सर। इसमें कोई भी फ्लो नहीं हो क्योंकि आपने एक मशीन लिया और बदले में डिबेंचर दे दिया, तो इसमें कोई भी पैसा नहीं आया। तो क्या ये कैश फ्लो में रिकॉर्ड होगा? क्या ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? बताओ। तो सही आंसर है क्लास, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि क्लास इसमें कैश का कोई भी मूवमेंट, कोई भी फ्लो कैश का नहीं है। क्लियर है यहां तक? नो फ्लो। अगला, इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर। अगर आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो फुल्ली पेड, फ्री में अगर आप बोनस शेयर इशू करते हो, फुल्ली पेड बोनस शेयर, तो ये भी कोई भी नो फ्लो नहीं है। अभी तो बताया था क्लास कि कोई भी फ्लो नहीं है, नो फ्लो है कि भैया इसमें ना ही पैसा आता है ना पैसा जाता है, फ्री में शेयर इशू किया। अच्छा बैंक से पैसे निकाले, आपने बैंक से पैसा निकाला या बैंक में जमा किया, बोलो क्या होगा? बैंक से निकाला, कई बच्चे इन बोल रहे हैं, अरे मेरे भाई एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डाल दोगे तो क्या ये बोल दोगे पैसा आ गया? ये बताओ, एक जेब से निकाला पैसा और दूसरी जेब में डाल दिया तो क्या कह दोगे पैसा आ गया? ये नो फ्लो होगा, ना ही पैसा आया है ना ही पैसा गया है। यार बैंक भी तुम्हारा, कैश भी तुम्हारा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही तो होता है वो। नो फ्लो है, गलती मत करना, यही गलती कर बैठते हो। इंटरिम डिविडेंड की पेमेंट की, बोलो इंटरिम डिविडेंड की पेमेंट की। भैया डिविडेंड पे हो रहा है तो आउटफ्लो है, आउट होगा। डिविडेंड पे हो रहा है तो आउट, करेक्ट। चलो अब देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कौन बच्चा सही बताएगा, ठीक है। चलो मुझे बताओ जरा, इसका बताओ मुझे प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। इसका बताओ मुझे प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड का बताओ जरा। अब प्रपोज डिविडेंड में शरस आउट हो रहा है ना? अनीश आउट, सब लोग सुधर जाओ तुम लोग। प्रपोज का मतलब क्या होता है?
प्रपोज का मतलब है प्रस्ताव रखा है, इसमें कौन सा पैसा चला गया ये बताओ। नेक्स्ट ईयर होगा आउट भैया, अभी थोड़ी आउट हुआ है, अभी तो सिर्फ प्रपोज हुआ है, प्रपोज हुआ है, प्रस्ताव रखा गया है। तो इसमें भैया जो जो आउट बोल रहे हो ना, सुधर जाओ तुम लोग, गलती मत करो। प्रपोज यूनिट का मतलब क्या बताया था आपको कि भैया आपने प्रस्ताव रखा है, अभी आपने पे नहीं किया किसी को, बस ओनली प्रपोजल रखा है। तो ये प्रपोज डिविडेंड में बिल्कुल भी आप इसको आउटफ्लो का नाम ना दो, ये होगा नो फ्लो। जब पेड हो जाएगा तब होगा आउटफ्लो, समझ रहे हो बात को। तो प्रपोज डिविडेंड ध्यान रखना नो फ्लो में आएगा, प्रपोज डिविडेंड नो फ्लो। ओके चलो ये भी हो गया। अब जरा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं 1 1 मार्क में, तो हर एक पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं 1 मार्क कैरी करता है। क्वेश्चन 4 पे आ जाओ जल्दी से। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कैलकुलेट रिजल्टिंग कैश इनफ्लो आउटफ्लो, आपने बताना चाहे ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो पहले तो बताओ कि ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में कितना आएगा पैसा और कितना जाएगा। 2.5 लाख की मशीन खरीदी, बात को समझना सब लोग, 2.5 लाख की मशीन खरीदी, सिर्फ 20% चेक से दिया है और बाकी के डिबेंचर इशू कर दिए। भाई बॉन्ड मतलब डिबेंचर। तो बच्चों आप लोग मुझे बताओ, अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, बॉन्ड इशू कर रहे हो, तो उसको तो हम रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं, क्योंकि पैसा तो आ ही नहीं रहा ना भैया। तुम ना जा रहा है, आपने मशीन खरीदी, बदले में डिबेंचर दे दिया, बॉन्ड दे दिया, तो भैया उसको तो हम रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं कहीं भी, क्योंकि क्लास वो फ्री में है, मतलब सॉरी फ्री में नहीं, अदर देन कैश है, कैश तो है ही नहीं। तो हमने पैसा कितना दिया, 2.5 लाख का 20% 50,000। और परचेज ऑफ मशीनरी कहां जाता है क्लास, इन्वेस्टिंग में। तो आप लिखोगे इन्वेस्टिंग में फिगर जो है वो माइनस का 50,000 आएगा। आंसर क्या है क्लास आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा, वो भी 50,000 क्या है, माइनस है, कैश पेड है 50,000, जो कहां पे क्लास आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। ओके अगला देखते हैं। 2.5 लाख रुपए पेड किया है शेयर खरीदने के लिए और डिविडेंड मिल गया 50,000 फॉर एक्विजिशन। मेरी बात समझना, आप 2.5 लाख रुपए के शेयर खरीदते हो, तो ये भी इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा, 2.5 लाख रुपए माइनस हो जाएगा। 2.5 लाख के शेयर खरीदे तो इन्वेस्टिंग में 2.5 लाख रुपए माइनस हो जाएगा, और जो डिविडेंड मिलेगा वो इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका इन्वेस्टिंग में -2 लाख आएगा। ठीक है, इन्वेस्टिंग में कितना क्लास आएगा, -2 लाख। करेक्ट है सबका, इन्वेस्टिंग में जो कीर्ति करेक्ट है, इन्वेस्टिंग में हम लिखेंगे -2 लाख रुपीज। ओके ठीक है। तीसरा, 2 लाख की मशीन, डेप्रिसिएशन 1,60,000 है, बेचा 60,000 में। सुनो मेरी बात, 2 लाख की मशीन है, डेप्रिसिएशन है 1,60,000 और बेचा कितने में, 60,000। तो मैं बता दो आपको, इन्वेस्टिंग के अंदर तो प्लस का 60 ही आएगा, बेचा है ना। और ऑपरेटिंग के अंदर क्या आया क्लास, ऑपरेटिंग में अगर 2 लाख की मशीन है, 1,60,000 उसकी जो है वो डेप लगाए, तो आज 40,000 का है, 40 का कितने में बेच दिया क्लास, 60 में, तो 20 का गेन हो गया। तो जो ऑपरेटिंग में डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 1,60,000 का, और जो गेन है, गेन वो आएगा माइनस का 20,000। गेन जो है वो माइनस का 20,000 आएगा। टोटल प्लस का 1,40,000 ऑपरेटिंग में आएगा और इन्वेस्टिंग में आएगा सीधे 60,000, बिकॉज आपने 60,000 का बेचा है, तो इन्वेस्टिंग में कितना आएगा, ओनली 60,000। तो इस तरीके से क्लास ये सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं क्लास, लेकिन इससे पहले एक सेकंड क्वेश्चन है, इस पे क्लास टिक लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मार्कर की बात करें, 1 नंबर की बात करें अगर 1 नंबर में, तो ये क्वेश्चन पूछा जाने का चांस बहुत ज्यादा है। और कैश फ्लो खत्म होते ही, कैश फ्लो के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मैंने क्लास ऑलरेडी वीडियो बना रखा है क्लास, उसको देख लेना, ताकि कैश फ्लो के सारे एमसीक्यूज आप इजीली खत्म कर सको। जितने भी एमसीक्यूज हैं कैश फ्लो के, उसको आप आसानी से खत्म कर देना। ओके चलो, अब जरा हम समझते हैं कि फाइनेंशियल कंपनी कौन सी होती है। बच्चों कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका काम ही फिनेंस से है, लोन लेना, लोन देना, डिबेंचर इशू करना, डिबेंचर को रिडीम, क्लास मतलब लोन देना, लोन लेना, इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, जिनका काम ही यही है पूरा का पूरा, तो उन लोगों को बोलते हैं क्लास फाइनेंसिंग कंपनी, जिनका नेचर ऑफ बिजनेस ही फाइनेंस से रिलेटेड है, वो फाइनेंसिंग कंपनी होती है। ठीक है, वो होती है फाइनेंसिंग कंपनी। तो वैसे एक नॉर्मल कंपनी की बात करें और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें, जिनके हमने कैश फ्लो बनाया अभी, तो उसमें क्या होता है, लोन लिया, लोन दिया, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ब्याज लिया, ब्याज दिया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ध्यान समझना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
लेकिन अगर यही चीज एक बैंक के लिए देखा जाए तो बैंक का तो काम ही है सुबह से शाम तक लोन लेना लोन देना। बैंक का तो काम ही यही है, लोन लेना लोन देना, ब्याज भरना, ये तो बैंक का काम ही यही है। तो क्लास बैंक के लिए वो चीज फाइनेंसिंग नहीं है, बैंक के लिए वही चीज क्या है क्लास, ऑपरेटिंग है। बैंक का काम ही लोन लेना लोन देना, तो बैंक के लिए वो चीज क्या है क्लास, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्लियर है यहां तक? अगला है क्लास यहाँ पे, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स एज ऑपरेटिंग। आपको बताना है कि कौन सी चीजें ऑपरेटिंग में आएगी एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए और नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए। यानी कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसको ऑपरेटिंग में लिखा जाएगा एक फाइनेंशियल कंपनी द्वारा और एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी द्वारा। तो परचेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी परचेज ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, शेयर खरीदा गया। तो पहले तो हम बात करेंगे नॉर्मल जो हम आज तक पढ़ते हुए आए हैं। तो शेयर खरीदते हैं तो भैया हम इन्वेस्टिंग में दिखाते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसे इन्वेस्टिंग में दिखाएगी, लेकिन फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या है क्लास, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये ऑपरेटिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है क्लास, ये ऑपरेटिंग में नहीं है तो रिकॉर्ड लिखेंगे ही नहीं। सिर्फ ये ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग में आएगा किसके, फाइनेंशियल कंपनी के। डिविडेंड रिसीव्ड हमारे लिए इन्वेस्टिंग है, लेकिन फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या है क्लास, ये ऑपरेटिंग है। इनका काम ही है इतने सारे शेयर्स पे डिविडेंड लेना। तो हमारे लिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। आज तक जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन फाइनेंशियल कंपनी के अकॉर्डिंग, बैंक्स के अकॉर्डिंग ये क्लास कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बच्चों एक बात कॉपी में हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, आपकी जो भी लैंग्वेज रीजनल है उसमें लिख लो, डिविडेंड पेड हमेशा और हमेशा, मैं लिख देता हूं, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड हमेशा और हमेशा ऑपरेटिंग, सॉरी फाइनेंसिंग में ही जाएगा, फाइनेंसिंग में ही, यार मिक्स कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए इतना आप ऐसे लिखो कि कभी जिंदगी में भूलो ना। चाहे वो ऑपरेटिंग चाहे वो फाइनेंसिंग कंपनी हो, चाहे वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो, डिविडेंड पेड हमेशा, जहां भी डिविडेंड पेड, कितना ही क्वेश्चन घुमा ले आपको, तो आप ध्यान रखना कि डिविडेंड पेड जो है, बिकॉज डिविडेंड कंपनी ही पे करेगी, वो उसके फाइनेंसिंग का ही पार्ट है। ब्रोकर कभी भी डिविडेंड पे नहीं करता, भले ही वो शेयर को बिकवा दे। डिविडेंड पेड हमेशा और हमेशा कौन सी एक्टिविटी होगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। यानी वो फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, डिविडेंड पेड जो है वो फाइनेंसिंग का पार्ट आएगा। लोन गिवन, लोन दिया, तो हमारे लिए तो इन्वेस्टिंग है, लेकिन बैंकों के लिए क्या है क्लास, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये सबके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ध्यान रखना सबके लिए। लेकिन लोन गिवन हमारे लिए ऑपरेटिंग है, लेकिन बैंकों के लिए, फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या है, ये हमारे लिए इन्वेस्टिंग है, सॉरी हमारे लिए इन्वेस्टिंग है, बैंकों के लिए ऑपरेटिंग है। लोन टेकन भाई बैंकिंग कंपनी के लिए, फाइनेंशियल कंपनी के लिए जो है वो ये चीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। मतलब ये सारी चीजें सिर्फ सी को छोड़कर ये सारी की सारी चीजें जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी। इंटरेस्ट पेड ऑन, भाई लोन पे ब्याज देना, फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, हमारे लिए भले ही ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनेगी। हम लोगों के लिए फाइनेंसिंग है, लेकिन बैंकों के लिए क्या है क्लास, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्लियर है यहां तक? डिविडेंड रिसीव फाइनेंसिंग में, किसने बोला डिविडेंड रिसीव फाइनेंसिंग में आएगा? डिविडेंड रिसीव जो है वो हमारे लिए इन्वेस्टिंग है। डिविडेंड रिसीव, ये फाइनेंसिंग नहीं लिखा मैंने, फाइनेंशियल कंपनी लिखा है बच्चों, ये फाइनेंशियल कंपनी है। फाइनेंशियल कंपनी के लिए डिविडेंड रिसीव ऑपरेटिंग में आएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी में नहीं आएगा। मैंने फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं लिखा है, फाइनेंशियल कंपनी लिखा है। ठीक है, ओके। चलो ये क्लियर है क्लास? और कोई डाउट है बताओ? ये फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट था, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ए वाला क्या है, ए वाला परचेज ऑफ शेयर्स, भैया आप शेयर खरीदोगे तो आपके लिए इन्वेस्टिंग है, लेकिन बैंकों के लिए क्या है क्लास, ये ऑपरेटिंग है। स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदा है, स्टॉक एक्सचेंज आपको पता होना चाहिए, हर किसी को सेकेंडरी मार्केट होती है, सेकंड हैंड शेयर खरीदे बेचे जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो भैया ये बैंकों का काम है, ये काम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता है। ठीक है, अच्छा ट्रिक बताने वाला था, हाँ अनिश अच्छा याद दिलाया आपने, आज मैं ट्रिक भी बता दूंगा। चलो ठीक है, आखिरी में ट्रिक भी बता दूंगा। ओके,
आखिरी में बताता हूँ ट्रिक, पहले उससे पहले एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं, उन्हें बना लेते हैं। 1 2 3 4, अच्छा 8 और 9 बना लो फटाफट, 8 और 9। आ जाओ क्लास 8th क्वेश्चन पे, ये रहा 8th क्वेश्चन। क्लास 8 और 9 बना लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा। एक बच्चे का 51 में थोड़ा डाउट है, वो भी देख लेंगे, और हम आज ही क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल एंड कर देंगे। चलो, अब इसमें आपको याद होगा कि जो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाया था, तो इसमें क्या किया था क्लास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऊपर आता था, तो हमें वही इसमें निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो कैसे करना है, मेरी बात ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सरप्लस लिखते हैं, करंट ईयर माइनस, मैं यहीं पे कर रहा हूँ क्लास, आप देख लो सामने सामने ही, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 336 करंट ईयर है, माइनस 1 लाख, तो ये आएगा 2,20,000, सॉरी सॉरी 236 आएगा ना, 2,36,000, तो सरप्लस आ गया, ठीक है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। बच्चों अगर डिविडेंड पेड हुआ है 70,000 का, तो जाहिर सी बात है डिविडेंड प्रपोज भी हुआ होगा, क्योंकि बिना प्रपोज हुए डिविडेंड पेड नहीं हो सकता, तो प्रपोज डिविडेंड आपने प्लस कर दिया। इंटरिम डिविडेंड भी प्रपोज हुआ होगा, जाहिर सी बात है, इंटरिम डिविडेंड 90,000 का है, वो भी प्रपोज हुआ है, तो इसको भी लिख देते हैं हम लोग इंटरिम डिविडेंड। ये अलग अलग डिविडेंड है, ये इंटरिम ही प्रपोज है, दोनों ही प्रपोज होता है, दोनों ही पेड होता है। हालांकि इंटरिम जो होता है वो सेम ईयर प्रपोज होकर सेम ईयर ही पे हो जाता है। ट्रांसफर टू रिजर्व, ये भी यहीं पे आएगा, कितना क्लास ट्रांसफर किया है रिजर्व में, 1,00,000 रुपए, ट्रांसफर टू रिजर्व 1,00,000 रुपए। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का प्लस करते हैं और प्रीवियस ईयर का माइनस करते हैं, तो करंट ईयर का हम प्लस कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,47,000। बच्चों मेरी बात ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। सर प्रोविजन फॉर टैक्स तो है, वो तो 1,50,000 दिया हुआ है, तो आपने 147 प्लस क्यों किया, क्योंकि ये जो टैक्स रिफंड है ना, रिफंड ऑफ टैक्स, ये अगर आपको कभी भी दिया हो रिफंड ऑफ टैक्स, तो हम उसे दो जगह से क्लास क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्लास सुनो मेरी बात, अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड दिया है, रिफंड ऑफ टैक्स अगर दिया है, तो हम इसे दो जगह माइनस करते हैं। पहला, टैक्स पेड वाले अमाउंट से माइनस कर देंगे। दूसरा, प्रोविजन, भैया कभी कभी होता है क्या है ना, एडवांस टैक्स कंपनी देती है, मतलब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं क्लास, जिनको एडवांस में टैक्स देना पड़ता है, एडवांस में पहले ही, तो अगर उन्होंने ज्यादा पे कर दिया, मान लो एडवांस में एक्चुअल कम आया, तो वो वापस मिल जाता है, रिफंड हो जाता है, तो वो दोनों जगह से माइनस होगा। रिफंड ऑफ टैक्स जो है वो इससे भी और इससे दोनों जगह से माइनस होगा, तो यहाँ पे टैक्स पेड तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, हाँ, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो ये 3,000 मैंने उसमें से घटा दिया। आप ध्यान रखना, कभी भी ये लिख लो, रिफंड ऑफ टैक्स जो है वो दोनों से माइनस होता है, टैक्स रिफंड जो है वो दोनों से माइनस होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स से भी और टैक्स पेड से भी। अगला क्लास, इसी को कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए आपसे कि क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सिर्फ ऑपरेटिंग में आता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, गलत। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है वो ऑपरेटिंग में भी आ सकता है, वो इन्वेस्टिंग में भी आ सकता है, और वो फाइनेंसिंग में भी आ सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहीं भी आ सकता है, ऑपरेटिंग में भी, इन्वेस्टिंग में भी और फाइनेंसिंग में भी, उसे आप कहीं पे भी लिख सकते हो। क्लियर है यहां तक? तो यहाँ पे लिखा है लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, तो ये ऐड हो जाएगा क्लास यहाँ पे, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक कितना है क्लास, 2,00,000, लेस कर दोगे इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम दिया उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर इसमें लॉस नहीं दिया होता, सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम दिया होता, तो भी हम उसे प्लस माइनस दोनों करते। पता है क्यों? कि हम ऐसा मानते कि अगर इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो लॉस भी होगा, लॉस का अमाउंट दिया हुआ नहीं है, तो मानेंगे कि लॉस भी उतने का ही हो रहा होगा जितने का इंश्योरेंस क्लेम मिला है। अगर नहीं लिखा होता तो ये आंसर 7,45,000 आ गया, चेक कर लो फटाफट।
सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं सिर्फ इन पॉइंट्स को करा रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, सबका आ गया। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट होता है शरस, रीपेमेंट, लौटाना, पैसे लौटाना मतलब रिडम्पशन। तो नाइन्थ क्वेश्चन क्लास बिल्कुल सेम वैसा ही है, तो आप बना लोगे, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। नाइन्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वैसा है, तो मैं दोबारा नहीं करा रहा। आप नाइन्थ क्वेश्चन जो है आराम से बना लोगे, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। नाइन्थ क्वेश्चन आप अपने आप बना लोगे, ओके। नाइन्थ क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे, ठीक है। हाँ, मैं ट्रिक पे आ रहा हूँ, अब ट्रिक पे आ रहा हूँ। अब क्लास जरा ट्रिक सुनो। अच्छा, मुझे सब बच्चे बताओ, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग किस में गलती होती है आपकी? ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में? गलती आप कहां करते हो जरा मुझे बताओ, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में? गलती आप लोग कहां करते हो, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में? तो मेजॉरिटी बच्चों का आंसर क्लास ऑपरेटिंग ही होगा कि सर ऑपरेटिंग में गलती हो जाती है। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ऑपरेटिंग का गलत होते हुए भी आपका पूरा ऑपरेटिंग का आंसर सही आने वाला है। ऑपरेटिंग गलत होते हुए भी ऑपरेटिंग का जो आंसर है वो आपका सही होने वाला है। समझ रहे हो बात को? मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो, मैंने आप सबको एक क्वेश्चन करा रखा है, जिसका है क्लास वो 45 क्वेश्चन है। 45 का क्वेश्चन मैंने सबको करा रखा है ना क्लास। आ जाओ जरा क्वेश्चन ऑफ 45 पे, ट्रिक सुनो सब लोग क्लास। 45 क्वेश्चन मैंने सबको करा रखा है ना क्लास, यस और नो बताना। 45 मैंने क्लास में कराया है ना आपको? बताओ क्लास, 45 क्लास में कराया है? हाँ ठीक है, करेक्ट, कराया है मैंने। तो जरा मुझे बताओ आंसर, 45 का आंसर जरा मुझे बता दो। अगर मान लो आप गलती करते तो क्या होता? 45 का आंसर जरा मुझे बताओ। 45 में ऑपरेटिंग का जो आंसर है वो आ रहा है 3,06,000। 45 में जो इन्वेस्टिंग का आंसर है वो आ रहा है माइनस का 5,76,000। और जो फाइनेंसिंग का है वो आ रहा है प्लस का 3,40,000। प्लस का आ रहा है 3,40,000, ठीक है। ये फाइनेंसिंग का आंसर है, यही है ना क्लास, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का बिल्कुल आंसर। चेक कर लो, कॉपी में करा रखा है मैंने, ठीक है। इन्वेस्टिंग 5,76 माइनस है, ये 3,40 है, यही है, ठीक है। चलो अब मेरा ट्रिक समझना। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, आप जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करते थे तो आप क्या करते थे मुझे बताओ? ए प्लस बी प्लस सी प्लस करते थे ओपनिंग कैश। और अगर करंट इन्वेस्टमेंट है, मान लो मार्केटेबल सिक्योरिटी क्वेश्चन में दे रखा है, मार्केटेबल सिक्योरिटी पता है ना आपको, करंट इन्वेस्टमेंट होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको 90 दिन के अंदर बेच दिया जाता है, ठीक है। तो ओपनिंग क्या करते थे? करंट इन्वेस्टमेंट को ओपनिंग लेते थे और जोड़ने के बाद क्या आता था? क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट, इनके सम के बराबर आता था। बच्चों यही करते थे ना आप लोग, आपको याद हो तो यही काम करते थे ना। अब समझना सब लोग अच्छे से, आप यही काम करते थे। अब हम करेंगे क्या समझना, इसी चीज को एक इक्वेशन बनाएंगे। लेकिन बच्चों ये ट्रिक तभी काम करेगी आपकी जब आपका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का आंसर गलत होगा। अब ये मत समझ रहे कि सारे गलत हैं और ऐसा कोई ट्रिक मिल जाए सारे सही हो जाएं, भैया ऐसा नहीं होता कुछ भी। ऑपरेटिंग का आपका गलत है और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग अगर आपका सही है तो भी आपका आंसर कैसे? क्लास सुनो, ऑपरेटिंग का आंसर प्लस इन्वेस्टिंग का आंसर प्लस फाइनेंसिंग का आंसर रफ में करना, प्लस करना इसमें ओपनिंग कैश, प्लस करना इसमें ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट, और जो सम के बराबर आएगा वो किसके सम के बराबर आएगा? क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट। तो मुझे बताओ जरा, इस क्वेश्चन 45 में ऑपरेटिंग का आंसर मान लो तुमको पता नहीं है या तुमने कुछ गलत किया है, जो भी एक्स वाई जेड आ रहा है, तो मैं ऑपरेटिंग की जगह ऑपरेटिंग ही लिखता हूं। इन्वेस्टिंग का माइनस का है तो मैंने माइनस का लिख दिया 576। फाइनेंसिंग का प्लस का है तो मैंने लिख दिया प्लस का 3,40,000। प्लस करोगे इसमें ओपनिंग कैश, तो अगर आप बुक को देखो तो ओपनिंग कैश इस क्वेश्चन में 7,50,000 दिया हुआ है। प्लस करोगे ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट, हालांकि करंट इन्वेस्टमेंट नहीं दिया होता तो हम करंट इन्वेस्टमेंट को लिखते ही नहीं ना, ना ओपनिंग लिखते ना क्लोजिंग। तो ये आ गया ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट। तो जो ये आएगा इसके बराबर क्लास आएगा, क्लोजिंग कैश के बराबर आएगा जो कि 6,40,000 है, प्लस क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट के बराबर आएगा जो कि 4,80,000 है। तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो आपका ऑपरेटिंग का आंसर आ जाएगा, फिर अपने आप ऑपरेटिंग के आंसर को वहां पे लिख दोगे टोटलिंग करके। हालांकि क्लास बच्चों थोड़ा सा ये गलत है,
टीचर वैसे आंसर चेक करता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग नंबर दे देगा, आपका गलती कहीं होगी नहीं। लेकिन आप सीख लो तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन क्लास वही है ना, मरता क्या नहीं करता। अगर मान लो टाइम है तुम्हारे पास और ऑपरेटिंग का तुम्हें लग रहा है गलत मैच नहीं हो रहा आंसर, तो आप इस तरीके से डायरेक्टली ऑपरेटिंग का आंसर निकाल के लिख सकते हो, भले अंदर जो भी है। और वैसे बहुत मुश्किल है कि अंदर चेक कर ले, अदरवाइज़ पकड़े जाओगे आप। तो आप तैयारी ही कर लेना अच्छे से, लेकिन ट्रिक फ्री मैंने बता दिया। तो 6 4 10 ये आएगा 11,20,000। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आएगा 3,40। ये हम लोग ग्रेजुएशन में बच्चों को बताते हैं क्लास, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन बड़े होते हैं। तो उनको इस ट्रिक से खुद ही आंसर मैच करना सिखाते हैं। एग्ज़ाम में हम परमिट नहीं करते कि आप ऐसा करो। तो ये आएगा 8,14,000 ऑपरेटिंग प्लस। तो अगर मैं 8,14,000 11,20,000 से घटा दूँ, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है प्लस का 3,06,000। और आप देख लेना क्लास, यहाँ भी जो आंसर आ रहा था पहले वो इतना ही आ रहा होगा। आप चेक कर लो, आंसर इतना ही होगा पहले भी। देखो देख लो, 3,06,000 ही था। ये अगर आपका ऑपरेटिंग का आंसर गलत आ रहा है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में आप श्योर हो कि मेरा इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सही है, तो आप ऑपरेटिंग का भी करेक्ट आंसर क्लास इस तरीके से बैलेंस करके निकाल सकते हो। अब ये ट्रिक बहुत आसान लगेगी, अरे सर ये तो बहुत इजी थी, ये है वो है। लेकिन क्लास ध्यान रखना कि बता दिया तो अब आपको इजी लगेगा ही, ठीक है। बट कुछ भी हो आप सीख लेना, मेरा काम कराना था, मैंने आपको पूरा का पूरा ट्रिक करा दिया। ओके, चलो ये क्लास बात आ गई समझ अच्छे से। कल की क्लास के लिए क्लास मैं बताऊंगा ग्रुप में, अभी थोड़ा सा जो है वेट करो। हाँ यस्मिका बताओ, क्या डाउट है बताओ, बोलो यस्मिका क्या दिक्कत है। सर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस इन्वेस्टिंग में आता है। शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस अगर आपने दिया है, आप चेक कर लेना कहाँ पे लिखा, असेट में लिखा है ना। तो कौन सा लोन एडवांस अगर लिखा है तो असेट में ही लिखा होगा। जी सर। हाँ तो वो लोन, मतलब लोन दिया है उसका आपने, समझ लो। वैसे वो इस पे डिबेट है, दोनों जगह आ सकता है। ऑपरेटिंग मानते हो तो क्लास उसमें लिखोगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, और इन्वेस्ट लोन मानते हो तो आप इन्वेस्टिंग में भी लिख सकते हो। वैसे दोनों हो सकता है, बट वैसे मैं कहूंगा कि आप ऑपरेटिंग ही करके आना, कि वो ऑपरेटिंग के अंदर करंट जो है असेट, करंट लायबिलिटी, उसके अंदर ही करके आना आप सर ऑपरेटिंग लेकिन में। ऑपरेटिंग में डालने से आंसर नहीं आ रहे हैं। आंसर मत जाओ, आंसर्स तो क्या है, देखो अजम्पशन होता है, किसी भी चीज के पीछे अजम्पशन लेके भी कर सकते हो आप। कैश फ्लो कोई यहीं पे खत्म नहीं होता 12th क्लास में, ये बहुत आगे तक भी जाता है, हम हायर लेवल वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप अजम्पशन लोगे, अजम्पशन लोगे कि हम इसे इन्वेस्टिंग का मान रहे हैं, तो आप इन्वेस्टिंग में लिख दो तो भी नंबर मिल जाएगा, ऑपरेटिंग का मान के ऑपरेटिंग में लिख दो तो भी नंबर मिल जाएगा। और मैं सच बताऊं तो 12th क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसा पॉइंट जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, जहां पे दो लोग अलग अलग सोच सकते हैं, 10 लाख 12 लाख बच्चे पेपर देते हैं, अलग अलग स्कूल, अलग अलग कॉलेज, अलग अलग टीचर्स, कौन कैसे बता रहा है। मेरे हिसाब से क्लास ये ऑपरेटिंग के अंदर आप लिख सकते हो या दोनों जगह लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, जहां भी आप लिखना चाहो दोनों जगह ठीक है। ओके, ओके सर। अच्छा क्लास सुनो मेरी बात। एक बच्चा 51 क्वेश्चन में डाउट पूछ रहा था यार, 51 क्वेश्चन में, लेकिन मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो लक्ष्य एक बार आप मुझे बता दो 51 में क्या डाउट था आपका, ताकि मैं क्लियर कर पाऊँ उसको, या मेरे को पर्सनली आप कॉल करके पूछ लेना। 51 में जो भी आपका डाउट है वो पर्सनली मेरे को पूछ लेना, क्योंकि क्वेश्चन में 51 में मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। बाकी जितने मैंने कराया ना क्लास, उतने क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम बना लेना। मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा जो वर्थ इट हो और मैंने छोड़ दिया हो। 51 क्वेश्चन देख लो, आप अपने आप बना लो। कोई पॉइंट इसमें है जो नहीं बन रहा तो मुझे पॉइंट बताओ कि 51 में कौन सा पॉइंट है ऐसा जो नहीं बना। 51 के जो एडिशनल पॉइंट में तो कुछ है ही नहीं। आप इसमें देखो तो प्रीवियस ईयर का 50,000 जो है, ये देखो मैंने पिछली क्लास में बताया था, ऑपरेटिंग में प्लस कर देना, फाइनेंसिंग से माइनस। डिबेंचर अगर 31 मार्च 17 को इशू हुआ है, तो 31 मार्च 16 ओपनिंग पे लगा देना आप इंटरेस्ट, ठीक है। 17 को इशू हुआ है तो 16 पे इंटरेस्ट लगा देना। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा पूरा खत्म हो गया, उम्मीद है आप यहाँ तक कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।